गुड इवनिंग एवरीवन, शुभ संध्या, जय हिंद, नमस्कार। आप सभी को रक्षाबंधन त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आप सभी का सक्सेस पॉइंट इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। ठीक है, आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आप सभी लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आप लोगों की एग्ज़ाम डेट 23, 24, 25, 30 व 31 अगस्त को है, जिसमें सिटी सेंटर आप लोगों के आ चुके। एग्ज़ाम का सिटी सेंटर जो है, मतलब सेंटर का जो सिटी है वो आपका आ चुका है। आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। बढ़िया से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। और आप सब जैसे जानते हैं कि हम लोग इस चैनल पर यूपीपी री एग्ज़ाम की प्रैक्टिस सीरीज चला रहे हैं, जिसमें से कि आज मैं आप लोगों के साथ उस पेपर को डिस्कस करूँगा जो 2024 में हुआ था और उसे निरस्त कर दिया गया। 27 फरवरी 2024 शिफ्ट 1 का पेपर है ये, जिसे परीक्षा को निरस्त कर दिया गया था। और आशा की जा सकती है और 99% चांसेस ऐसे हैं कि जो पुनः परीक्षा होगी उसमें भी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो सेम वैसा ही होगा जैसा कि निरस्त परीक्षा में था, है ना। तो इसके सारे क्वेश्चंस को समझना और किस तरीके से, किस पैटर्न पे, किस चैप्टर से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया है, किस सब्जेक्ट में कैसा पूछा गया है, तो उसका बहुत अच्छे से आप एनालिसिस कीजिएगा, उसका बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए बिना देरी किए आज की क्लास को प्रारंभ करते हैं और आगे बढ़ाते हैं। आज की क्लास का अपना पहला क्वेश्चन है, कह रहा है 17-28 भागे x बटे 3.6 इंटू 0.2 बराबर 2। तो x का मान क्या होगा। अच्छा, अब यदि मैं यहाँ पर इस x को, ये जो भाग है, इसको यदि मैं गुणे में बदल दूंगा तो आप देखो 17.28 बटे, यहाँ मैं इसको यदि भाग को गुणे में बदल दूंगा तो ये वैल्यू कहाँ आ जाएगी, नीचे भाई x है ना, भाग को यदि गुणे में बदल दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका 1/x, या ऐसे ही भाग में रहने दो तो इसको नीचे मैं x लिख दूँ, बराबर 36 दूनी 72 और 1 और 1 2 अंक के बाद क्या आ जाएगा, दशमलव आ जाएगा। और बराबर क्या दे रखा है, हमें 2 दे रखा है। ठीक है, देखो ये पॉइंट से ये पॉइंट हट जाएगा। x को यहाँ पे यदि मैं भेज दूँ, ये 72 से काट भी सकते हैं हम इसको वैल्यू। देखो 12 से काट देता हूँ पहले तो मैं, 12 छंग 72, 12 से काट देंगे तो 12 एकम 12, बचेगा 5, 12 चौके 48, 12 चौके 48, फिर 6 से काट सकते हैं इसको तो 6 दूनी 12, 6 चौके 24, तो ये वैल्यू बन जाएगी 2x बराबर 24। 2 से काट देंगे 24 को तो 12 बार, यानी x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। ठीक है, x की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। क्लियर हो गया क्वेश्चन। यानी इस तरीके का सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आने की आपकी संभावना है और ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका सिंप्लीफिकेशन से था, दशमलव वाला जोड़ घटाओ। ये क्वेश्चन आप लोग कीजिएगा, इसको मैं नहीं करा रहा हूँ। ठीक है, बेसिकली इन दोनों को जोड़ना था, पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसमें घटा देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। आंसर मैंने लिख दिया है 3578.116 आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन हमने लगभग प्रीवियस ईयर जो पेपर और किए थे 2018-19 उसमें भी देखने को मिले थे, तो ये क्वेश्चन आप इजीली कर लेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है दो संख्याएं 13:9 में है, उनका मासा 13 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। अच्छा, यदि दो संख्याएं 13:9 में है, यदि मैं इनका अनुपात हटाऊंगा तो ये संख्या बचेगी 13x, ये बनेगी 9x। यदि मासा की बात करें तो मासा क्या होता है, जो सभी में कॉमन हो। यानी यहाँ देखेंगे तो क्या कॉमन है, x, यानी मासा हो जाएगा x। यदि यहीं पर देखो मुझे एलसीएम पूछ लेता तो एलसीएम में क्या होता है, कॉमन फैक्टर भी लेते हैं और साथ साथ जो कॉमन ना हो उसे भी लेते हैं। जैसे यहाँ पे बात करूँ तो 13 गुणे 9 गुणे x, भाई 13 कॉमन नहीं था, 9 कॉमन नहीं था, उनको भी लिया और जो कॉमन था x उसे एक बार ले लिया, ये एलसीएम बनेगा। मासा हमें कितना दे रखा था, 13, यानी x की वैल्यू 13 है। यहाँ से आप लासा भी निकाल सकते हैं। आपसे पूछा गया था बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या क्या है आपकी 13x, तो 13 गुणे 13 यानी आंसर हो जाएगा 169। मैं x का मान रख देंगे 13, तो 13 गुणे 13 169 हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, देखिए बड़े आसान से क्वेश्चन पूछा गया है। रोहन और सोहन का वेतन 2:3 के अनुपात में, यदि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 40:57 हो जाता है, तो सोहम का वर्तमान वेतन क्या चाहिए। तो देखो पहले जो था रोहन और सोहन का, यदि मैं बात करूँ वेतन का अनुपात था कितना, 2:3 था, तो 2:3 का मतलब ये वैल्यू बन जाएगी 2x और ये वैल्यू मैंने मान ली 3x। ठीक है, अब क्या कह रहा था कि प्रत्येक के वेतन में 2000 की वृद्धि की गई, यानी 2x प्लस 2000 बटे 3x प्लस 2000 बराबर अनुपात क्या हो गया, 40:57 हो गया। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 40 3 120x
प्लस 4 दूनी 8, ये 80,000 बन जाएगी वैल्यू। 57 दूनी 114x प्लस 57 दूनी 114 और ये 000, 1,14,000 आ जाएगी। 114 प्लस का यहाँ भेजेंगे तो माइनस का, 120 में से 114 चला जाएगा तो 6x, प्लस का 80,000 वहाँ जाएगा तो माइनस का, और 14 में से 80,000 चला जाएगा तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 34,000। 6 से भाग दे देंगे, 6 पंचे 30, ठीक है। 4 दूनी 8, 0, 57 दूनी 114, 30, 34,000 और 4 3 12, 120, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी, भाग दे देंगे तो 6x की वैल्यू ऐसे लें, तो 6x की वैल्यू कितनी है, मैं काट नहीं रहा हूँ। 6x की वैल्यू कितनी है, 34,000। पूछा किसका गया था, सोहम का वर्तमान वेतन पूछ रहा था। सोहम यानी s की वैल्यू कितनी है 3x। तो हमें सोहम का यदि पूछा गया था तो ये बताओ भैया 6x यदि 34,000 है तो 3x यदि निकालो तो 6x का आधा हो गया ना, 6 का आधा 3, तो 34 का आधा कितना हो जाएगा 17,000, ठीक है। मैं काटे ना सीधा निकल आएगा। काटने से आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x का मान निकाल के 3 से गुणा कर सकते हैं, तब भी आ जाएगा, ठीक है। मतलब ये इजी रहेगा बिना काटे, क्योंकि 6 का आधा हुआ 3, तो 34 का आधा कितना हो जाएगा 17,000, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये अनुपात समानुपात से क्वेश्चन था, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, बस जोड़ना होता है और बराबर कर देना होता है रेशियो को। अगला कह रहा है किसी स्कूल में 20% छात्र 10 वर्ष से कम आयु के हैं, 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या जो कि 48 है का 2/3 है स्कूल में छात्रों की संख्या। अब देखो यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक बोल रहा है 10 वर्ष से अधिक, फिर अगला बोला 10 वर्ष से कम, और अगला बोला 10 वर्ष की आयु। मतलब छात्रों को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। एक 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्र हैं, 10 वर्ष से कम आयु के छात्र हैं और 10 वर्ष की आयु के छात्र हैं, ठीक है। यदि मैं कुल छात्र मान लूँ 100% है कुल, तो कह रहा है 10 वर्ष से कम आयु के छात्र कितने हो जाएंगे, 10 वर्ष से कम आयु के छात्र हैं 20%, कम है ना यहाँ पे एक काम करते हैं, इसे 10 वर्ष से कम यहाँ लिख देते हैं और इसे लिख देते हैं अधिक, ये है 20%। आगे कह रहा है 10 वर्ष से अधिक आयु के छात्रों की संख्या, यानी ये ले 10 वर्ष से अधिक आयु के जो छात्रों की संख्या है, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या, जो कि जो वर्ड हमेशा आता है बाद वाले के लिए, याद रखिएगा जो वर्ड किसके लिए आता है, बाद वाले के लिए। यानी 10 वर्ष की आयु के छात्रों की संख्या कितनी है, 48 है, ये 48 है का 2/3 है, यानी ये जो वैल्यू थी ये 48 का 2/3 है। 3 से काट देंगे 16, 16 दूनी 32, ये होगा। अच्छा यदि ये 20% है तो ये दोनों मिलाकर वैल्यू कितनी होगी, 80%। भाई पूरा 100% था ना, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 80% बराबर 32 + 48 बराबर 80। अब 80% की वैल्यू यदि 80 है भैया, तो ये बताइए 100% की वैल्यू क्या 100 नहीं हो जाएगी। कह रहा था छात्रों की कुल संख्या कितनी होगी, यानी कुल छात्र कितने होंगे 100। 10 वर्ष से कम वाले छात्र कितने होंगे 20, 10 वर्ष से अधिक वाले 32, 10 वर्ष की आयु वाले 48, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये लैंग्वेज बेस्ड एक अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन पूछा था लैंग्वेज बेस्ड। अगला कह रहा है किसी संख्या को 119 से विभाजित करने पर 19 शेष बचता है, इसे 17 से विभाजित करने पर शेष क्या बचेगा। आप सीधा से देखना है 119 का भाग दिया, शेष कितना बचा 19, अब 17 से भाग देना है, तो 17 का भाग चेक कर लो दूसरे विभाजक को पहले भाजक, क्या 17 से 119 पूरा कट जाएगा, 17 7 119 पूरा कट जाएगा। यदि प्रथम भाजक द्वितीय भाजक से विभाजित हो और द्वितीय भाजक से शेष निकालना हो तो सीधा 17 का भाग देंगे कहाँ पर, 19 पर, प्रथम शेष पर। 17 एकम 17, शेष कितना बच जाएगा 2, ठीक है। भाई 17 का भाग यदि 17 119 से कट रहा है तो 17 के जो गुणनफल बनेंगे, ये सॉरी 119 के जो गुणनफल बनेंगे वो 17 से कटेंगे। यदि यहाँ 19 शेष बचा तो बस यहीं दे दो 17 का भाग, 17 एकम 17, शेष कितना बचेगा 2, बिल्कुल ईजी सा था। अगला कह रहा है एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्ष बाद 4460 और 6 वर्ष बाद 6690 हो गई, अनुमानित धनराशि ज्ञात कीजिए। कह रहा है धन था 1 P, 3 साल के बाद ये धन बन जाता है हमारा कितना 4460, और 6 साल का मतलब 3 साल आगे और चला गया तो ये धन बन जाता है हमारा 6690, ठीक है। यदि यहाँ पर मैं बात करूँ रेशियो बना लूँ, यदि मैं मूलधन का वजन से, तो
0 से 0, यानी 3 साल में धन 446 से कितना होगा 669। तो यहाँ पे भी 3 साल थे, यानी इस जगह पे फिर धन जो होगा वो भी 446 से कितना हो रहा होगा 669 हो रहा होगा। अब 669 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4460, हमें दे रखा है 669 यूनिट बराबर 4460। हमें मूलधन निकालना है कितना 446 यूनिट निकालना है। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी भाई 406 डिवाइड करेंगे 669 से और गुणा करेंगे 446 से, और ये जब वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे ना तो कैलकुलेट करने पर ये मान आएगा 2973.33। ये करना पड़ेगा, देखो गुणा करके भाग देना पड़ेगा तो वैल्यू आएगी 2973.33, क्योंकि वैल्यू ऐसी है कि पूरा पूरा आपको कट नहीं रही है, मान ऐसे है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे, ईजिली है। रेशियो पता है यदि मूलधन विधन का, इसलिए कई सेटों में मैंने समझाया है, उसी प्रकार से करना था इसको। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 3 साझेदार पी, क्यू और आर एक व्यवसाय शुरू करते हैं। पी की पूंजी का 2 गुना क्यू की पूंजी के 3 गुने के बराबर है। कह रहा है पी की पूंजी का 2 गुना बराबर है क्यू की पूंजी के 3 गुना के, क्यू की पूंजी के 3 गुना के, और क्यू की पूंजी आर की पूंजी की, यानी क्यू की जो पूंजी है वो आर की पूंजी के 4 गुने के बराबर है। क्यू की पूंजी आर की पूंजी के 4 गुना के बराबर है, मान लिया। अब यहाँ से यदि मैं देखो, मैं ये ले लूँ कि R बराबर है मेरा, यहाँ पे मान लो मैंने मान ली, यहाँ पे देखो रेशियो बना लो चाहो तो, यहाँ बनाओगे तो P अनुपाते Q कितना बन जाएगा 3/2, भाई 2 यहाँ जाएगा, Q यहाँ आएगा। यहाँ पे Q अनुपाते R बनाओगे तो ये बनेगा 4/1। ठीक है, सम्मिलित अनुपात बना लो P Q R, 3/2, ये वैल्यू है 4/1। सम्मिलित अनुपात कैसे बनाते हैं, जैसे 2 के आगे जाके खाली 2 रिपीट कर दो, यहाँ 4 के पहले खाली ये 4 रिपीट कर दो, तो ये 4 3 12, 4 दूनी 8, 2 एकम 2, 2 से कट जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 छक्का 12, यानी 6/4/1। ये पी क्यू आर की क्या आ गई पूंजी का अनुपात। कह रहा है क्यू की ये बन गया। अब कह रहा है वर्ष के अंत में 27,500 के कुल लाभ में से आर का हिस्सा ज्ञात करो। अच्छा एक बात बताओ भैया, यदि मुझे समय नहीं दिया गया है, इसका मतलब जो पूंजी का अनुपात ये मैंने बनाया, यही अनुपात किसका बन जाएगा लाभ का। ये समझा हमने साझा में, यदि समय नहीं देगा तो पूंजी और लाभ का अनुपात समान होता है। कुल लाभ दे रखा है 27,500, कुल लाभ बराबर, यहाँ देखो 6 4 10 और 1 11 यूनिट की वैल्यू है 27,500, 11 दूनी 22, 11 5 5500, तो 1 यूनिट हमारा कितना आ गया 2500। पूछा क्या गया था आर का हिस्सा, तो आर का हिस्सा 1 यूनिट ही तो है, यानी 1 यूनिट का मान हम कितना निकाल चुके हैं 2500, तो आंसर कितना हो जाएगा 2500। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है 6 संख्याओं का औसत 3.75 है, उनमें से 2 संख्याओं का औसत 3.2, जबकि अन्य 2 संख्याओं का औसत 3.55 है। शेष 2 संख्याओं का औसत क्या होगा। अब देखो 6 संख्याओं का औसत का मतलब S6, इनका योग निकालेंगे तो 3.75 गुणे 6, गुणा कर लेंगे 6 पंचे 30, 3 6 सते 42 और 3 45, 4 हासिल हो जाएगी, 6 त्रिका 18 और 4 22, ये बन जाएगा 22.250। अब यदि अन्य 2 संख्या है, शेष 2 का औसत 3.2 है, तो 3.2 गुणे 2 करेंगे तो 6.4 हो जाएगा, और अन्य 2 संख्याओं का औसत जो है 3.55 गुणे 2 करेंगे तो 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 और 1 11, 2 3 6 और 1 7, 7.1 हो जाएगा। इन दोनों को क्या करें जोड़ लीजिए। देखो अन्य 2 का पूछ रहा है ना, तो अन्य 2 का योग चाहिए, तो इन दोनों को जोड़ के 6 में घटा देंगे तो अन्य 2 का योग निकल आएगा। तो इन दोनों को मैं जोड़ दे रहा हूँ, तो ये बन जाएगी S4 बराबर जोड़ेंगे तो 6 7 13.5। ठीक है, अब यदि मैं S6 में से S4, इन 6 में से इन 4 को घटा दूंगा तो ये आ जाएगा मेरा शेष 2 का योग, यानी 22.5 माइनस 13.5, शेष 2 का योग कितना आएगा। देखो 22 में से 13 चला जाएगा 9। एवरेज की यदि हम बात करें तो औसत क्या होता है योग बटे संख्या, 2 से भाग देंगे तो 4.5 आ जाएगा। सही आंसर कितना हो जाएगा हमारा 4.5। दोबारा देख लीजिए,
6 का गुणा करेंगे पहले, तो 6 पंचे 30, 3 6 7 42, 4 45, 4 6 3 18, 4 22, योग बन गया 6 का। अन्य 2 का 3.2 गुणे 2 करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6। अन्य 2 का 3.55, तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11, 5 2 3 6 1 7, 7.1। अब इन दोनों का आप जोड़ेंगे तो 4 संख्याओं का योग आ गया और 6 संख्याओं का योग आ गया। अब 6 में से ये 4 संख्याएं हटाओगे तो शेष 2 का योग बचेगा, यानी 22.5 में से 13.2 चला गया, तो योग कितना बचेगा 9। और औसत क्या होता है, योग बटे संख्या। 9 योग था, संख्या कितनी थी 2, 2 से डिवाइड किया, औसत आ गया 4.5। ये भी क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, एवरेज का था आसान सा क्वेश्चन, जोड़ घटाव वाला। कह रहा एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है, उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है, मूल कीमत पर प्रतिशत लाभ बताइए। तो ये एक देखिए, जब भी बेची गई और दोबारा भी बेची गई पूछ रहा है, तो ये फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा, SP1 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस इज इक्वल टू SP2 100 प्लस माइनस प्रॉफिट या लॉस। अब पहले किसी कीमत पर बेची जाती थी, हमें नहीं पता, उस कीमत के 2/3 पर। यदि मैं मान लूँ कि पहले वाला मूल्य मेरा कितना था 3, देखो जब भी ऐसे देना तो बटे वाली वैल्यू प्रारंभिक मान हो जाती है और ऊपर वाली वैल्यू बाद वाली मान। नहीं, 3 पर जब बेचा गया तो कुछ ना कुछ लाभ या हानि हुई होगी, हमको नहीं पता, हमने मान लिया 100 प्लस x। उसके बाद कह रहा है उसको 2/3, तो 3 का 2/3 कितना बन जाएगा, 2 पर बेचा गया तो 10% की हानि हुई, यानी 100 माइनस 10। तो देखो 100 माइनस 10 90, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 200 प्लस 2x, 9 3 27 यानी 270, 2x बराबर 70, x बराबर 35%। यानी कितना प्रॉफिट हो गया, प्लस में वैल्यू आ रही है, यानी कितना प्रॉफिट हो गया 35% का। ठीक है, जब भी 2/3 पर बेचा गया और 10% की हानि हो रही थी, यानी वास्तविक मूल्य पर बेचने पर उसे 35% का क्या हुआ होगा, लाभ हुआ होगा। आप यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2/3 भी लिख कर सकते थे, तब भी आंसर यही आएगा, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है 26, 20, 14, 8 और 21 का 21वां पद। एक श्रेणी दी गई है 26, 20, 14, 8, इसका 21वां पद पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए ये श्रेणी किस प्रकार की है। ये है एक समांतर श्रेणी, देखो -6, -6, -6 घट रहा है ना। ठीक है, एक याद रखिएगा, समांतर श्रेणी क्या होती है, एक ऐसी श्रेणी जिसके क्रमागत पदों का अंतर समान होता है, यानी कोई भी 2 क्रमागत पद ले लो, अंतर हमेशा समान रहेगा, उसे बोलते हैं समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी का हमने प्रथम पद मान लिया, मान लो प्रथम पद यदि a है और सार्वांतर, सार्वांतर का मतलब होता है पदों का अंतर, ये d है, तो nवां पद जो होता है ना श्रेणी का, nवां पद होता है a प्लस n-1 इंटू डी। n पदों का योग जो होता है वो होता है, इसे Sn बोलते हैं, इसे nवां पद यानी Tn बोलते हैं। Sn बराबर होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, या फिर n/2 T1 प्लस Tn, यानी पहला पद प्लस आखिरी पद भी बोल सकते हैं इसको। मैं लिख दे रहा हूँ n/2 प्रथम पद प्लस अंतिम पद, यदि पदों की संख्या पता है, प्रथम पद और अंतिम पद पता है। पदों की संख्या n बराबर होता है T1 माइनस Tn, या आप ये लिख दीजिए कि Tn माइनस T1 बटे D प्लस 1, यानी अंतिम पद प्लस प्रारंभिक पद, अंतिम पद माइनस प्रारंभिक पद बटे D प्लस 1। ये होता है आपका पदों की संख्या। मैं सारे फॉर्मूले लिख दिए मैंने आपको। ये होता है n पदों के योग का फॉर्मूला और ये होता है nवां पद। अब यहाँ पर प्रथम पद क्या था, देखो a बराबर था हमारा 26 और d बराबर था, सार्वांतर कितना मिल रहा है -6। कौन सा पद पूछा गया, 21वां पद यानी T21। देखो a की वैल्यू कितनी रखेंगे 26 प्लस 21वां पद पूछ रहा है तो 21 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है -6। तो ये 26, 21 में से 1 गया 20, 6 का 120 माइनस का, और 120 में से 26 चला जाएगा तो माइनस की वैल्यू कितनी बचेगी हमारी 94। माइनस का कितना आ जाएगा 94। ठीक है, इस तरीके से इस प्रश्न को हल करना था। और ये फॉर्मूले याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि लगभग हर शिफ्ट में आपका एक क्वेश्चन जो था वो समांतर श्रेणी से पूछा गया था। ठीक है, तो इस बार भी समांतर श्रेणी से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। क्लियर हो गया।
चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल 13.86 हेक्टेयर है। अच्छा देखो, वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल, ये वृत्ताकार मैदान है और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये वैल्यू कितनी दे दी गई है, 13.86 हेक्टेयर। और आगे बोल दिया गया है कि 1 हेक्टेयर बराबर 10,000 मीटर स्क्वायर है। तोड़ लेते हैं भाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर 13.86 गुणे 10,000। ठीक है, अब यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 22 या आर स्क्वायर यदि लिखें तो ये गुणा करेंगे तो 1386 और 2 जीरो आ जाएगा, 0.20 खत्म हो जाएंगे, गुणे 7 ऊपर जाएगा और 22 नीचे आ जाएगा। ठीक है, इसको काट देते हैं 11 से, 11 दूनी 22, 11 एकम 11, बचेगा कितना हमारा 2, 11 दूनी 22, 11 6 66 00। फिर 2 से काट देंगे इसको, 2 छक्का 12, 2 3 6 00। तो आर स्क्वायर बराबर 6300 गुणे 7, तो आर स्क्वायर बराबर इसे लिखेंगे 0000, 7 3 21, हासिल कितनी आ गई हमारी 2, 7 42 और 2 41। तो आर बराबर हो जाएगा रूट ऑफ, और 441 इसका स्क्वायर होता है 21 का 210, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी 210 मीटर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, 3.2 रुपये प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगवाने की लागत है। बाड़ कहाँ लगेगी हमारी, देखो बाड़ हमेशा लगा करती है कहाँ, बाड़ का मतलब होता है बाउंड्री को कवर करना। बाड़ कहाँ लगेगी, बाउंड्री पर। बाउंड्री किसे कहते हैं, परिधि को। तो पहले परिधि की माप निकाल लें। तो परिधि क्या होती है वृत्त की, 2 पाई आर, यानी 2 गुणे पाई का मान 22/7, आर का मान 210। 7 से काट देंगे, 7 3 21 0। ये बन जाएगा 3 दूनी 6 और 22 छक्का 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 1320 मीटर। ये हमारी क्या आ गई, परिधि आ गई, इतनी मीटर लंबी है। और 1 मीटर का खर्चा कितना आता है, 3.2। तो कुल खर्चा बन जाएगा 1320 गुणे 3.2। ठीक है, गुणा कर लेंगे, 0 खत्म हो जाएगा, 32 दूनी 64, हासिल 6, 32 3 96, 96 और 6 102, हासिल 10, 32 एकम 32 और 10 42। सही आंसर आ जाएगा 4224 रुपये। ठीक है, 32 दूनी 64, 6, 32 3 96, 96 और 6 102, 10, 32 एकम 32 10 42। क्लियर, आसान सा क्वेश्चन था, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप लोग पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये वाली क्लास आपकी रिकॉर्डेड माध्यम से दे रहा हूँ आज, क्योंकि फेस्टिवल है। ठीक है, तो ये क्लास आपकी रिकॉर्डेड माध्यम से, बाकी कल की क्लासेस जो होंगी वो लाइव होंगी। ठीक है, कह रहा एक लड़का 9 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 25 मीटर भुजा वाले वर्गाकार मैदान के चारों ओर दौड़ने में कितना समय लेगा। अब एक वर्ग दे दिया गया है जिसकी भुजा कितनी है 25 25 25 25। अब चारों भुजाओं में दौड़ेगा तो कुल चली गई दूरी कितनी हो जाएगी उसकी 100 मीटर। उसकी चाल कितनी दे रखी है 9 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये मीटर में था तो इसे मीटर पर सेकंड में बदल लो, 5/18 गुणा कर दो, 9 दूनी 18 यानी 5/2 मीटर पर सेकंड। चूँकि दूरी मीटर में थी इसलिए मैंने चाल को भी मीटर पर सेकंड में बदल दिया। किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं 5/18 गुणा करते हैं। समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, 5 दूनी 10 0 बटेगा 2 ऊपर जाएगा तो 20 दूनी 40 सेकेंड। सही आंसर आ जाएगा 40 सेकेंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है 4 लड़के और 6 लड़कियां एक काम को 10 दिन में कर सकते हैं। 4 लड़के प्लस 6 लड़कियां, मैं सीधा M1 D1 लगा रहा हूँ, किसी काम कितने दिन में करते हैं 10 दिन में। तो M1 × D1 बराबर 6 लड़के प्लस 4 लड़कियाँ उसी काम को करते हैं 8 दिन में। तो M2 D2, M1 D1 बराबर M2 D2। तो कह रहा है 4 लड़के और 2 लड़कियाँ उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक है, सिंपल सा रेशियो बना लो पहले। देखो 2 चौको 8, 2 पंचे 10, 5 चौके 20 B प्लस 5 छक्का 30 G बराबर 4 छंग 24 B प्लस 4 चौके 16 G। बी वाले एक तरफ करेंगे, प्लस का 20 B यहाँ जाएगा तो माइनस का 4 B बचेगा, प्लस का 16 G यहाँ आएगा तो माइनस का 30 में से 16 चला जाएगा तो 14 G बचेगा। 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14,
यानी B/G आ जाएगा 7/2। यही कह दो कि एक लड़के और एक लड़की की क्षमता का अनुपात आ गया 7:2। अब कोई भी एक कंडीशन ले लो, जैसे ये वाली कंडीशन दे रखी थी ना आपको, मैं ले लेता हूँ 4B + 6G वाली, और निकालनी कौन सी है हमको, 4B + 2G वाली निकाल लेते हैं। E1 D1 = E2 D2। अब देखो 4 की तो ये बन जाएगा आपका 4 × 7 + 6 × 2, और ये कितने दिन में कर रहे थे, 10 दिन में, बराबर यहाँ पे 4 × 7 + 2 × 2 जो पूछ रहा है कितने दिन में करेंगे हमें नहीं पता। ठीक है, अब देखो 4 × 7 = 28 और 6 × 2 = 12, 28 और 12 40, 40 दहम 400, बराबर 4 × 7 = 28, 2 × 2 = 4, 28 और 4 32 × D, 8 चौके 32, 8 × 5 = 40, 0, 2 × 2 = 4, 25, D = 25/2 यानी 12.5 दिन। कितना आ जाएगा, 12.5 दिन। ठीक है, ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। और अगली है वो अपनी DI। अब DI भी देख लेते हैं और क्लियर कर लेते हैं। जो भी क्वेश्चन में डाउट हो तो देखिए एक बार वीडियो खत्म होने के बाद दोबारा से ज़रूर देख लीजिएगा, फिर भी कोई डाउट आता है तो उसे कमेंट में आप करके बता दीजिएगा। अगला कह रहा है, ये एक दिया गया था, देखो इसमें आपको उत्पादन दे रखा था मोबाइल का 2001 से लेकर के कहाँ तक, 2019 तक का। अब क्या कह रहा है, 2005 और 2006 का औसत उत्पादन निम्न में से किस वर्षों के जोड़ों के औसत उत्पादन के बिल्कुल बराबर था। यानी 2005 और 2006 का औसत। अच्छा, यदि किन्हीं 2 वर्षों का औसत बराबर होगा, इसका मतलब उनका योग भी बराबर होगा, क्योंकि औसत बराबर क्या होता है, योग बटे संख्या। अब 2 वर्ष बोल रहा है, औसत सेम है तो योग भी सेम होगा। अब योग देख लो, 2005 और 2006 का पहले तो मैं देख लेता हूँ। 2005 + 2006 का कितना योग है, देखो 5 में 70, 6 में 55, 70 + 55 वैल्यू कितनी है, 125। ठीक है, अब ये देखना है कि दिए गए ऑप्शन में कहाँ पे 125 बनेगा। पहला है 2002 और 2007। 2002 में कितना है देखो 45, और 2007 में कितना है देखो 80। 80 + 45 125 बन गया। यही सेटिस्फाई कर गया पहला ही ऑप्शन, सीधा आंसर हो जाएगा। और बाकी देखो कहीं नहीं बनना होगा। जैसे देखो 4 और 5, 4 में कितना है देखो 50 और 5 में है 70, तो 70 5 50 120 ही बनेगा, गलत है। 2004 और 6 में देखोगे तो 4 में है आपका 50 और 6 में है 55, ये बनेगा 105, ये भी गलत है। 6 और 7, 6 में देखोगे तो कितना है देखो 55 और 7 में है 80, तो ये वैल्यू बन जाएगी 135, ये भी गलत। यानी सही आंसर 2002 और 2007, यहीं पर 125 बन रहा होगा और कहीं पर नहीं बनेगा। कह रहा है 2001 की तुलना में 2008 में मोबाइल उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि। तो देखो 2001 में था कितना 30, 2000 कहाँ पूछ रहा है देखो 8 में, 2008 में कितना है 7 के बाद ये 8 आएगा, सॉरी 2008 में कितना है 85। अब देखो 30 से बढ़कर कितना हो गया 85, 30 से बढ़कर कितना हो गया है 85, तो कितनी वैल्यू बढ़ गई आपकी 55 बढ़ गई। किस में बढ़ी 30 में, गुणे 100, ये 0 से ये 0 काट देंगे, वैल्यू बन जाएगी 550/3, 3 का भाग दे देंगे, 3 एकम 3 बचेगा 2, 3 8 24 बचा 1, 3 3 9 0.3 3 9, 183.33 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अगला कह रहा दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था। तो दिए गए औसत उत्पादन से अधिक, तो क्या करना है, सबका पहले औसत लेना पड़ेगा। यदि औसत लेना है तो मुझे सबका क्या करना पड़ेगा, योग निकालना पड़ेगा। योग का मतलब 30 + 45 + 65 + 50 + 70 55 80 + 85 बटे कितने साल, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 से डिवाइड कर देंगे। अब जोड़ लेते हैं, तो 30, ये 65 था, 30 45 65 50 70 55 80 85 जोड़ लेते हैं। देखो 5 5 10 5 15 5 20, हासिल आ गई 2, 8 2 10 10 8 18 18 5 23 23 और 7 30 30 5 35 35 और 6 41 और 4 45 और 3 48 बटे में 8, 8 छंग 48, कितना आ जाएगा औसत 60। औसत आ गया 60। कह रहा था कितने वर्षों में मोबाइल का उत्पादन दिए गए वर्षों के औसत उत्पादन से अधिक था, यानी 60 से अधिक। अब 60 से अधिक देखो कितने वर्ष हैं यहाँ पे, 60 से अधिक 1 2 3 4, 60 से अधिक 4 वर्ष है, बाकी में क्या है 60 से कम है, तो अधिक पूछा गया था, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा 4 वर्ष। जिस भी ऑप्शन में 4 लिखा होगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला कह रहा है किस वर्ष में पिछले वर्ष की तुलना में औसत में प्रतिशत वृद्धि अधिक थी।
उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम थी किस वर्ष में? तो ये 2007, 3, 5, 2 दे रखा है ना, इन सब का निकाल लेंगे। जैसे पहला था हमारा 2007 का निकालना है पिछले वर्ष की तुलना में। तो 2007 में जब आ गए तो पिछला वर्ष था कितना? 55 से बढ़कर 80 हो गया, कितना बढ़ गया? 15, यानी 15 बढ़ा किस में? 55 में गुणे 100। इसी प्रकार 2003 में देखेंगे, 2003 में देखेंगे आप तो देखो 45 से बढ़कर 65 हुआ, कितना बढ़ गया? 20 बढ़ गया 45 में गुणे 100। अगला 2005 में देखेंगे, ऑप्शन था ना 2005 में, देखो क्या हुआ? 50 से बढ़कर 70 हुआ, यानी 20 बढ़ गया 50 में गुणे 100। और अगला है 2002, तो 2002 में देखो 30 से बढ़कर 45 हो गया, यानी 15 बढ़ गया किस में? 30 में गुणे 100। ये सब कुछ आप कैलकुलेट करेंगे, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। जिसमें वैल्यू सबसे अधिकतम आएगी वो आंसर हो जाएगा, और सबसे अधिकतम आएगी 2002 में, लगभग 50% हुई, 50% बन जाएगा यहीं पर, बाकी किसी में 50% नहीं बनेगा। तो सही आंसर हमारा होगा 2002। ठीक है, चलो अगला आखिरी कह रहा 2003 से 2004 तक मोबाइल के उत्पादन में अनुमानित प्रतिशत गिरावट। 2003 से 4 तक, तो 3 से 4 में जाओ। 3 में था 65, 4 में हो गया 50, कितना गिर गया? 15 गिर गया। किस में गिर गया? 65 में गुणे 100। ठीक है, 5 से काट देंगे, 5 3 15, 13 5 65, तो वैल्यू आ जाएगी 300/13, और डिवाइड करेंगे ना तो लगभग 23.07% वैल्यू बनेगी, यानी लगभग 23% आ जाएगा आंसर। ठीक है, कैलकुलेशन आपने करनी पड़ेगी। क्लियर? चलिए ठीक है, समझ गए? ठीक है, तो फिर आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं, कल मिलते हैं फिर एक सेट की तरफ, यानी जो निरस्त परीक्षा हुई थी। आज हमने डिस्कस किया है 27 फरवरी वाला पेपर फर्स्ट शिफ्ट का। कल डिस्कस करेंगे 27 फरवरी की सेकंड शिफ्ट का। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और ऐसे ही अपनी पढ़ाई को नए आयाम पर ले जा दीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।